LLB 6th semester paper 3 land ना second ला लैंड ना फर्स्ट में जो है वो आपको पढ़ाया गया होगा। लैंड ना फर्स्ट में उसमें जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट आप वर्तमान में नहीं है, वो एक्ट अब संशोधित होकर के अब दूसरे रूप में आपके समक्ष आ गया है। राजस्व संहिता इसको बोलते हैं, पहले पेपर को राजस्व संहिता, राजस्व संहिता। इसमें तमाम प्रोविजन बदल दिए गए हैं। जो पूर्व में जमींदारी अधिनियम और राजस्व अधिनियम चलता था, अब ये राजस्व संहिता हो गई, राजस्व अधिनियम हो गया, इसमें आ गए अस्तित्व में। इसमें तमाम परिवर्तन हो गए। वो फर्स्ट पेपर में आपको बताया गया, क्या अभी पेपर होंगे तो बताया गया। लैंड ना सेकंड में जो रिकॉर्डिंग को सिलेबस है आपका यूनिट यूनिट फर्स्ट में क्या है? यूपी कंसोलिडेशन एक्ट 1963 यूपी कंसोलिडेशन एक्ट 1963 इसको बोलते हैं चकबंदी अधिनियम, हिंदी चकबंदी अधिनियम। ठीक, चकबंदी इसकी आवश्यकता क्यों? कंसोलिडेशन एक्ट की आवश्यकता क्यों हुई? एक्ट कहां लागू होता? यूपी में लागू होता है। शुरू में ही किया गया है, यूपी में ही ये लागू होता है, यूपी कंसोलिडेशन एक्ट। आवश्यकता क्यों हुई? स्थिति ये थी, कोई कृषक जो खातेदार है, ठीक, उसके जो खाते थे, उसके चेक जो थे इधर उधर फैले हुए, कुछ क्षेत्रफल यहाँ है, कुछ क्षेत्रफल यहाँ है, कुछ क्षेत्रफल यहाँ है, कुछ क्षेत्रफल यहाँ है, ऐसे बिखरा हुआ था, कॉम्पैक्ट नहीं था। कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है। तो जितना ही इनका चेक बिखरा हुआ होता था, उतने ये व्यथित रहते थे, एक दूसरे के सामंजस्य में कोई चीज वो कर ही नहीं सकते थे। न इस चेक की सिंचाई का साधन प्राप्त कर सकते थे, न इसको भाई कितने संसाधन जुटाए हैं, इन सबको वो साधन जुटाए खेती करने के लिए। और उतने डिस्प्यूट भी होते थे, बात भी उतने होते थे, क्योंकि इनके पास दाएं बाएं ऊपर इधर उधर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण और लोग भी होते थे। तो ये स्थिति यहां भी होती थी, ये स्थिति यहां भी होती थी, ये स्थिति यहां भी होती थी, ये स्थिति यहां भी होती थी। तो डिस्प्यूट बहुत आते थे। सीमा का जो लाभ था वो बहुत अधिक होता था, क्योंकि चेक बिखरे हुए हैं, हर जगह सीमाएं अलग अलग हैं, हर सीमाओं से लोग लगे हुए हैं, कौन व्यक्ति किस आशय का है, किस नेचर का है, कैसे है, वो प्रभावित
एक दूसरे को करते रहते थे। तो जो एग्रीकल्चर की उत्पादकता थी वो प्रभावित हो रही है। क्या हो रही थी? प्रभावित हो रही है, क्योंकि संसाधन जो है हर जगह उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, और व्यक्ति हर जगह प्राप्त समय में इस कोई कार्य करने में उतनी तरह समर्थ नहीं हो पाता था जितना कि वो इकट्ठा करके, अगर इनको इकट्ठा कर दिया जाए, इतना बड़ा क्षेत्रफल बना दिया जाए, इतनों को जोड़ करके एक जगह क्षेत्रफल दे दिया जाए, तो कोई भी आदमी संसाधन जुटा करके और एक यहाँ अपना टोटल लगा देगा और इसकी पूरी खेत की सिंचाई और रखवाली और कृषि कार्य आराम से वेल प्लान्ड वे में हो जाएगा। और इसकी सुरक्षा भी बॉर्डरिंग कर करके, बैरिकेडिंग करा करके वो कर सकता है, और अपने आवास को भी वो बना सकता है, और अपने आवास से सभी चक्रों की निगरानी बराबर कर सकता है, फसल की निगरानी डे टू डे, टाइम टू टाइम कर सकता है। इसीलिए इस चकबंदी अधिनियम की आवश्यकता है। या इस चक्र में जाने के लिए एक चक्र यहाँ है, एक चक्र यहाँ है, एक चक्र यहाँ है, एक चक्र यहाँ है। अब आज के युग में मशीनीकरण हो रहा है, बैल से खेती यथासंभव धीरे समाप्त हो रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें, कंबाइन और तमाम चीजें हैं जो कि खेतों तक पहुंच रही हैं। अगर इनके बीच रास्ता ही नहीं होगा तो कैसे पहुंचेंगे? कोई भी व्यक्ति अपने खेत में जाने से अगर विरोध कर दिया तो कैसे होगा? मान लीजिए एक चक्कर चारों तरफ और क्या है, तो यहाँ आदमी कैसे पहुंचेगा? अब पहुंचेगा, मान लीजिए इनसे दोस्ती है तो चला गया। अगर इनसे कोई मनमुटाव है, ये चाहेंगे कि यहाँ कोई मशीन यहाँ न पहुंचे जिससे इनको क्षतिकारी हो जाए, प्राप्त वे में फसल न सके, इनकी आर्थिक नुकसान हो। इसलिए चकबंदी की जरूरत हुई कि हर आदमी अपने चक तक आवाज घर से बिना किसी अवरोध के पहुंच जाए, उसका मशीन उसके चक तक आवाज घर से पहुंच जाए, जिसकी उत्पादकता बढ़े। इसलिए चकबंदी अधिनियम की आवश्यकता हुई। ठीक ना? ये इसका उद्देश्य है, चकबंदी अधिनियम कंसोलिडेशन एक्ट बनाने का। ठीक है, ये अब इसके कोई भी एक्ट जो बनता है तो उसमें जो टर्म्स, जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं टेक्निकल, उनको परिभाषित करना पड़ता है। और परिभाषित इस रूप में होता है, वो शब्द अधिनियम में जहां भी जिस रूप में उपस्थित पाया जाएगा उसको उसी रूप में पढ़ा जाएगा जिस रूप में एक्ट में उस शब्द को परिभाषित किया गया है, उसी अर्थ में उसका अर्थ लिया जाएगा। ये बाउंडेशन है। ऐसा नहीं है एक शब्द का अनेक अर्थ, अनेक हो जाएगा तो स्थिति खराब हो जाएगी। कोई कहेगा ये अर्थ है, कोई अर्थ है, जो इसीलिए उसको प्रभावित कर देता है। क्योंकि मूल अधिनियम बनाने की मंशा यही होती है कि कंफ्यूजन को दूर करना। अगर कोई टर्म है उसको प्रभावित कर दिया गया है, उसका अर्थ एक जो आशय है उसका निश्चित कर दिया गया है, तो जो भी व्यक्ति पढ़ेगा, जो भी व्यक्ति समझेगा, उसका एक ही अर्थ निकालेगा और वो अर्थ हमेशा वही रहेगा और कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज नहीं होगा। इसीलिए हर एक्ट में, हर अधिनियम में जो टर्म्स यूज किए जाते हैं उनको परिभाषित जरूर किया जाता है, डिफाइन जरूर किया जाता है। उसका परिभाषित करने का मकसद ही कोई भी अधिनियम जो भी टर्म हुई उसका प्रभावित किए जाएंगे। अब इसमें सेक्शन 3 के बारे में परिभाषा, अब इसके बारे में पहला शब्द है सहायक चकबंदी अधिकारी। सहायक
चकबंदी अधिकारी। ठीक, इनकी नियुक्ति कहाँ होती है, किसके द्वारा होती है? इनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा होती है। ठीक है ना? किसी भी रेवेन्यू अफसर को जो सक्षम क्वालिफिकेशन रखता है, क्वालिफाइड है, जो उसको सहायक चकबंदी अधिकारी बना दिया जाता है। दूसरा टर्म है चक। चक का क्या तात्पर्य है, क्या से परिभाषित किया गया है? चकबंदी होने के उपरांत, चकबंदी जब हो जाए, चकबंदी होने के उपरांत प्रतिष्ठित भूखंड, चकबंदी हुई, चकबंदी होने के बाद सबका प्लाट अलॉट हो गया, सबका चेक बन गया, तो चेक का तात्पर्य है चकबंदी होने के उपरांत प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिष्ठित भूखंड को क्या कहते हैं? चक। ठीक, ये टर्म इसी रूप में परिभाषित किया गया है। चलिए दूसरा टर्म किस रूप में परिभाषित किया गया, डिफाइन किया गया है? चकबंदी। तो नाम से ही जान जाती है चकबंदी। चक को कॉम्पैक्ट करना, कॉम्पैक्ट करना। चकबंदी का सीधा और सरल अर्थ है कि कॉम्पैक्ट करना, इकट्ठा करना। जो इधर उधर बिखरा हुआ है उसको कॉम्पैक्ट करना, इकट्ठा करना। इकट्ठा क्यों किया जाता है, इससे क्या लाभ होता है? तो हमने आपको पूर्व में ही बताया है। तो चकबंदी जो मतलब होता है कि कॉम्पैक्ट करना। ठीक है, और प्रयास रहता है यथासंभव कॉम्पैक्ट को कॉम्पैक्ट करना। देखना कितना कॉम्पैक्ट करना, 13 मिनट हुआ। कॉम्पैक्ट करना। तो चकबंदी का आशय है कि जो चक बिखरे हुए हैं उनको कॉम्पैक्ट करना, उनको इकट्ठा करना, जो इधर उधर बटे हुए, और उचित आवागमन की व्यवस्था करना, और सामाजिक कार्य के लिए के लिए भूमि की व्यवस्था करना। स्कूल है, हॉस्पिटल है, उनके निर्माण के लिए सरकारी हॉस्पिटल बनाना है, सरकारी स्कूल बनाना है, सरकारी कोई संस्था बनानी है, उनके लिए भूमि की व्यवस्था करना, क्योंकि वो सामाजिक कार्य है, जनमानस के कार्य है, जन सामान के उपयोगी कार्य है, तो उसके लिए भूमि की व्यवस्था चकबंदी के दौरान होता है। अब दूसरा टर्म है
अब इस खंड के बाहर माने जाते हैं जहां चकबंदी नहीं लागू होगी, जहां चकबंदी लागू नहीं। नंबर 1, नंबर 1 क्या है? जहां चकबंदी अधिनियम 4(2) अधिसूचना जारी होने के पूर्व फसली में कोई भूखंड बाग है तो वो चकबंदी से बाहर माना जाएगा। दूसरा है ऊसर, रेत युक्त बंजर जहां कुछ कार्य नहीं संभव है उसको भी चकबंदी से बाहर माना जाता है। नंबर 3, जो कॉम्पैक्ट एरिया, जो कॉम्पैक्ट एरिया जलयुक्त हो, बहुत बड़ी झील है, बहुत बड़ा तालाब है और ज्यादातर समय में पानी भरा रहता है, उसको भी चकबंदी से बाहर रखा जाता है। पान, जहां पान, गुलाब, चमेली इनकी उत्पादकता होती है उस भूखंड को भी चकबंदी से बाहर रखा गया है। पांचवा है वो क्षेत्र जिन्हें चकबंदी संचालक युक्त कारण बताते हुए चकबंदी से बाहर घोषित कर दी। ठीक है, उनको डिक्लेयर कर दी चकबंदी से बाहर। जैसे ये भूखंड है, ये पहले किस कार्य के लिए होता था, अब इसमें क्या लगा दिया? पेड़ लगा दिया आम का और ये धन लगा दिया गया है। अब इस कार्य में होना संभव नहीं है। अब चकबंदी आई, चकबंदी अधिनियम के तहत इसको बाग घोषित कर दिया गया। चकबंदी अधिकारी के द्वारा इसको बाग घोषित कर दिया गया और ये चकबंदी के बाहर। वही पांचवा है जिन्हें संचालक चकबंदी महोदय समझे उसको चकबंदी से बाहर कर सकते हैं। ओके।